अगली सुबह जब चंदनपुर गांव के लोगों को उस चोर की लाश मिली तो गांव में डर का माहौल छा गया। मुझे ये बात जल्द से जल्द भैरव बाबा को बतानी होगी, ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया और उसके आसपास खड़े लोग अभी भी वहीं खड़े तमाशा देख रहे थे। कुछ देर बाद वो आदमी अपने साथ एक बाबा को लेकर आया जिसने पूर्ण रूप से काले वस्त्र धारण किए हुए थे। बाबा ने लाश को ठीक से देखा और बोले, हे भगवान, ये कैसी भयानक मौत है। ऐसा लग रहा है मानो इसके शरीर का सारा खून चूस लिया गया हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शरीर पर एक भी घाव का निशान नहीं है। ऐसा काम न कोई जानवर कर सकता है, ना ही कोई इंसान। तो कौन हो सकता है बाबा? जरूर इसका संबंध विशालगढ़ से है। जब से वो लोग यहाँ आकर गुफा से ताबूत उठाकर लाए हैं, तभी से हमें कुछ अनहोनी होने का एहसास हो रहा था। इधर बेंगलोर में रिया और काव्या अपनी लैब में मौजूद थीं। रिया के हाथ में कांच की एक शीशी थी जिसमें मृत्युंजय अमृत सुरक्षित रखा हुआ था। चलो, अब वक्त आ गया है इसके असली इम्तिहान का। देखते हैं ये सचमुच उतना ही चमत्कारी है जितना हमने सोचा है। रिया ने मृत्युंजय अमृत टेस्टिंग मशीन के अंदर डाला। कुछ ही क्षणों बाद मशीन की स्क्रीन पर परिणाम दिखाई दिया। लिक्विड पावर 30,000 प्लस पॉइंट्स। ये देखकर रिया और काव्या की आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे वाह काव्या, अब हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी पावर तो मेरी उम्मीद से भी 500 गुना ज्यादा निकली है। मृत्युंजय अमृत अभी भी मशीन के अंदर था। तभी काव्या को अचानक कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। कुछ ही क्षणों बाद मशीन के अंदर से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते पूरी मशीन धुएं से भर गई। अरे ये क्या हो रहा है? और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह बंद हो गई। यार, मशीन से मृत्युंजय अमृत बाहर निकलना चाहिए था। ये धुआं कैसे निकल गया? आखिर मशीन के अंदर हुआ क्या है? रिया ने जैसे ही मशीन खोली, भीतर से धुएं का तेज गुबार बाहर निकला। उसी के साथ मृत्युंजय अमृत भी मशीन से बाहर बह निकला। ओह नो, ये क्या हो गया? इतनी मेहनत से बनाया हुआ मृत्युंजय अमृत बर्बाद हो गया। ये देखकर रिया बुरी तरह हैरान रह गई। लेकिन काव्या न जाने किस सोच में डूबी थी। काव्या, यार देख, ये क्या हो गया? तू कहाँ खोई हुई है? कुछ तो बोल। काव्या ने एक नजर मशीन पर डाली। उसके चेहरे पर न घबराहट थी, ना ही हैरानी। वो कुछ पल चुप रही, फिर बिल्कुल शांत स्वर में बोली, रिया, अब मुझे समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। मृत्युंजय अमृत कोई साधारण दवा नहीं है। इसे सिर्फ उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसे वास्तव में इसकी जरूरत हो, जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। इसे बनाकर अपने फायदे के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। शिट यार, तभी मैं सोच रही थी कि आज तक किसी ने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अगर ये इतना चमत्कारी अमृत है तो दुनिया इसके बारे में जानती क्यों नहीं। ये दोनों शाम होने पर अपने घर पहुंची। रिया के चेहरे पर परेशानी के भाव दिख रहे थे। वहीं काव्या को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी रिया ने खाना लगाया और टीवी ऑन किया। आज की ताजा खबर। चंदनपुर गांव में एक रहस्यमयी मौत से सनसनी फैल गई है। बीती रात आए भयानक तूफान के बाद आज सुबह एक व्यक्ति का शव मिला। उसका शरीर पूरी तरह पीला पड़ चुका था, मानो उसके शरीर से खून की एक एक बूंद गायब हो गई हो। आखिर उसका खून किसने पिया? पुलिस इस रहस्यमयी मामले की जांच में जुटी है। ये खबर देखते ही काव्या ने गंभीर होकर रिया से कहा, अरे ये चंदनपुर तो वही गांव है ना जहाँ से हमें सम्राट की लाश मिली थी। काव्या ने टीवी से नजर हटाए बिना कहा, हाँ वही है, लेकिन वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका हमारी कहानी से कोई लेना देना नहीं है, समझी? तू बेकार की बातें छोड़ और अपने काम पर ध्यान दे। यार, मुझे टेंशन हो रही है। हमारी जॉब का क्या होगा? रात करीब 2 बजे
कामिनी उसी गुफा में ध्यान मग्न बैठी थी और कोई मंत्र बुदबुदा रही थी। उसी समय काव्या भी अपने घर पर सो रही थी। उसने खुद को एक जंगल में खड़ा पाया। आखिर ये कौन सी जगह है? तभी उसके कानों में एक रहस्यमयी हंसी गूंजी। उसने सामने देखा तो कामिनी मुस्कुराते हुए उसकी ओर चली आ रही थी। कौन हो तुम? इस पर कामिनी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय रिया वहां आ पहुंची। अरे काव्या, तू इस सुनसान जगह पर क्या कर रही है? तभी कामिनी ने रिया को देखा। अगले ही पल वो अपने असली भयावह रूप में आ गई और बिजली की रफ्तार से रिया पर झपटी। पलक झपकते ही रिया कामिनी की मजबूत जकड़ में थी। काव्या, उठ ना। क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? अगले ही पल काव्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। अरे तू तो पूरी तरह पसीने से भीग गई है। क्या फिर से कोई डरावना सपना देखा? रिया, तू ठीक तो है ना? मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो चुड़ैल तुझे उठाकर ले जा रही थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुझे क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? रिया बिना एक शब्द बोले काव्या के पास आकर उसके बगल में चुपचाप बैठ गई। इधर कामिनी ने झुंझलाकर मंत्रों का उच्चारण बंद कर दिया। धत, अगर मैं उसे थोड़ी देर और सपने में उलझाए रखती तो उसकी लोकेशन का पता लगा लेती। अब कैसे पता करूं कि वह आखिर कहाँ है? कुछ देर बाद एक अनजान युवक उस सुनसान सड़क से गुजर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी बदलने वाली है। यार, आज की पार्टी तो कमाल की थी। बस 1 घंटा और मिल जाता तो स्नेहा के साथ जमकर टाइम बिताने का मजा ही कुछ और होता। तभी उसकी नजर सड़क के बीचों बीच खड़ी कामिनी पर पड़ी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और उसकी नजरें सीधे उसी पर टिकी थीं। अरे यार, ये कौन लड़की है जो इस सुनसान सड़क के बीचों बीच खड़ी है? उसे देखकर लड़के ने बाइक रोक दी। कामिनी ने उस समय लाल रंग की बेहद आकर्षक और फिटिंग ड्रेस पहन रखी थी। वो लड़का उसे ऊपर से नीचे तक निहारता रह गया। कामिनी भी उसके जवाब में हल्की सी मुस्कुरा दी। अरे, आप कौन हैं? मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। आप तो किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही हैं। ये सुनकर कामिनी धीरे धीरे उसके करीब जाने लगी। ओह माय गॉड, तुम तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो यार। और उसे गले से लगा लिया। अगले ही पल रवि पूरी तरह कामिनी के मोहपाश में बंध चुका था। कामिनी उसके पीछे पीछे झाड़ियों की ओर बढ़ने लगी। तभी कामिनी अपने असली रूप में आ गई। अगले ही पल उसकी भयावह चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। अगली सुबह विशालगढ़ के मुख्य द्वार पर चंदनपुर के बाबा खड़े थे। उसी समय विराट पैदल गांव में घूमते घूमते वहां आ पहुंचा। जब काव्या साथ थी तब इस गांव में घूमने का मजा ही कुछ और था। अब उसके बिना यही गांव मुझे काटने को दौड़ रहा है। तभी अचानक उसकी नजर सामने गई। उसने देखा सोमदत्त बाबा तेज कदमों से उसकी ओर आते चले आ रहे थे। अरे अघोरी महाराज, प्रणाम। आपके दर्शन हो गए, मेरा तो सौभाग्य खुल गया। प्रणाम बेटा, सदा सुखी रहो। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम मुझे जानते हो? अघोरी महाराज, मैं विराट हूं, सरपंच जी का बेटा। क्या आप मुझे भूल गए? कुछ साल पहले जब आप हमारे गांव आए थे तब कई दिनों तक हमारे घर ही ठहरे थे। बेटा, मुझे तुरंत अपने पिता के पास ले चलो, समय बहुत कम है, उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। विराट सोमदत्त बाबा के साथ पैदल ही घर की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। पिताजी, आपसे अघोरी महाराज मिलने आए हैं।
दरवाजे पर खड़े अघोरी महाराज को देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि असली अघोरी महाराज तो पहले से ही सरपंच के साथ घर के भीतर बैठे थे। ये कैसे मुमकिन है? अघोरी महाराज तो पहले से अंदर हैं। फिर ये कौन है? घबराने की कोई बात नहीं, ये हमारे जुड़वा भाई सोमदत्त है जो चंदनपुर में रहते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब हम चंदनपुर गए थे तब तो ये वहां मौजूद ही नहीं थे। आप जब चंदनपुर आए थे तब हम गांव में मौजूद नहीं थे, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। कहो सोमदत्त, सब कुशल मंगल तो है? अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? भैया, बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। पिछले 2 दिनों में हमारे गांव चंदनपुर में 2 लोगों की रहस्यमयी मौत हो चुकी है। सोमदत्त, शांत होकर पूरी बात बताओ। उन मौतों में ऐसा क्या था कि तुम इतने चिंतित हो? क्या वे अकाल मृत्यु थीं? मरने वाले का पूरा शरीर नीला पड़ जाता है, जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून चूस लिया हो। और जिस रात पहली मौत हुई थी, उसी रात पूरे गांव में भयंकर आंधी तूफान आया था। फिर तो ये किसी बड़ी अनहोनी का संकेत है। लगता है कोई दुष्ट शक्ति चंदनपुर पर अपना साया डाल चुकी है। लेकिन अघोरी महाराज, विकराल का तो अंत हो चुका है, फिर चंदनपुर में ये मौतें क्यों हो रही हैं? हमें पूरा शक है कि इन घटनाओं का आप लोगों के आगमन से कोई न कोई संबंध जरूर है। गांव वालों का कहना है कि जब से आप लोग सम्राट का वो ताबूत चंदनपुर से लेकर गए हैं, तभी से पूरे गांव पर किसी अनजानी और अशुभ शक्ति का साया मंडराने लगा है। हे भगवान, ये तो हमारी कल्पना से भी परे है। अघोरी महाराज, मेरा मानना है कि हमें एक बार फिर उस गुफा में जाकर उसकी अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। हाँ विराट बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। कुछ ही देर बाद सभी चंदनपुर की उस रहस्यमयी गुफा में पहुंच गए। और काफी अंदर जाने के बाद उन्हें एक निशान नजर आया। यहीं से हमने सम्राट का ताबूत उठाया था। विराट ने इधर उधर नजर दौड़ाई। हाँ महाराज, लेकिन ये गुफा अभी और अंदर तक जाती है। आइए आगे बढ़कर देखते हैं। ये सभी अब उस गुफा के अंदर और आगे बढ़े। तो काफी देर बाद उन्हें एक ताबूत नजर आया जो कि खुला हुआ था। हे भगवान, यहाँ एक और ताबूत है, लेकिन इसकी जानकारी हमें पहले कभी नहीं मिली। अघोरी महाराज ताबूत के पास बैठकर गहरे ध्यान में लीन हो गए। कुछ ही क्षणों बाद उनके मन में एक दृश्य प्रकट हुआ, जिसमें 4 व्यक्ति उस ताबूत को अपने कंधों पर उठाए आगे बढ़ रहे थे। इस ताबूत को इसी गुफा के अंदर रख देते हैं। यहाँ पहले से ही एक ताबूत और रखा है, यहाँ ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। वो चारों आदमी उस ताबूत को गुफा के अंदर रख कर चले गए। ताबूत के भीतर कैद कामिनी लगातार उसे अंदर से पीट रही थी। उसके हर प्रहार से ताबूत जोर जोर से हिल रहा था। खोलो मुझे बाहर निकालो। कामिनी ताबूत के अंदर से पूरी ताकत से चिल्ला रही थी। राजकुमारी देवसेना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना दृश्य देखने के बाद अघोरी महाराज ध्यान से बाहर आए और गंभीर स्वर में बोले, अनर्थ हो गया। क्या हुआ अघोरी महाराज? ये बेहद रहस्यमयी घटना है। सम्राट के शव को इस गुफा में लाने से पहले ही कामिनी का ताबूत यहाँ रखा जा चुका था। वर्षों तक वो निष्क्रिय रही, लेकिन जिस दिन काव्या इस गुफा में आई, उसके कदम पड़ते ही कामिनी की सुप्त शक्ति जाग उठी। तभी से उसने अपनी कैद से मुक्त होने का प्रयास शुरू कर दिया। महाराज, क्या इसका मतलब यह है कि चंदनपुर में जो रहस्यमयी मौतें हो रही हैं, उनके पीछे कामिनी ही है? हाँ, अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि इन मौतों के पीछे कामिनी ही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब वह अपना अधूरा प्रतिशोध हर हाल में पूरा करने की कोशिश करेगी। हम सभी की जान खतरे में है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा
काव्या पर मंडरा रहा है। ये बहुत चिंता की बात है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम काव्या को इस खतरे के बारे में कैसे बताएं। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो इस समय कहाँ है। विराट के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी। काव्या की सुरक्षा का ख्याल आते ही उसका मन बेचैन हो उठा। यार, अब तो हमारी नौकरी जाना तय है। न एंटीडोट बन पाएगा और ना ही प्रमोशन का सपना कभी पूरा होगा। काव्या को उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका मन अब भी उसी रहस्यमयी सपने में अटका हुआ था जो बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। रात के करीब 2 बजे कामिनी फिर से ध्यान मग्न होकर बैठ गई। इस तरफ काव्या ने एक अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि वो एक जंगल में खड़ी है और काफी दूर पर रिया और विराट खड़े हैं। अरे रिया, विराट, तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? काव्या, जल्दी मेरे पास आ। क्या बात है? तुम दोनों आगे बढ़ने से क्यों हिचकिचा रहे हो? तभी उसने सामने देखा। कामिनी ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें उसे घूर रही थीं और होठों पर एक भयावह मुस्कान तैर रही थी। तभी कामिनी ने कुछ रहस्यमयी मंत्रों का उच्चारण किया। अगले ही पल विराट और रिया के शरीर आग की लपटों में गिर गए। दोनों दर्द से चीख उठे और अपनी जान बचाने के लिए तड़पने लगे। ये देखकर काव्या हैरान रह गई। ये दृश्य देखते ही काव्या घबरा गई। वो बिना एक पल गवाए विराट और रिया की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन तभी दोनों आग की लपटों के बीच जमीन पर गिर पड़े और काव्या चीखते हुए नींद से जाग उठी। अरे क्या हुआ तुझे? अब क्या देख लिया? विराट, और तेरी जान खतरे में है। मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। अरे मैं एकदम मस्त हूँ यार। तू बेवजह क्यों स्ट्रेस ले रही है? हम जो विशालगढ़ में देखकर आए हैं वही सब तेरे दिमाग में घूम रहा है और इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। नहीं, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। हम लोग सुबह होते ही विशालगढ़ के लिए निकलेंगे। रिया समझ चुकी थी कि अब विशालगढ़ जाना टाला नहीं जा सकता, इसलिए उसने काव्या से कोई और सवाल नहीं किया और चुपचाप उसकी बात मान ली। इधर चंदनपुर में एक आदमी बड़बड़ाता हुआ अपने घर की ओर लौट रहा था। बेवफा, वो तो मेरे घर सिर्फ मुझे लूटने आई थी। पहले प्यार का नाटक किया, फिर शादी की और आखिर में मेरा सब कुछ लूटकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। अगर वो मुझे दोबारा मिल जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बड़बड़ाते बड़बड़ाते वो अपने घर तक पहुंच गया। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसकी नजर सामने दीवार पर टंगी अपनी पत्नी की तस्वीर पर जा टिकी। सुभद्रा, बस एक बार मुझे मिल जा, सिर्फ एक बार, फिर देख तेरे हर धोखे का हिसाब कैसे चुकाता हूं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो अपने कमरे में पहुंचा। अपने कमरे में पहुंचते ही उसकी नजर बिस्तर पर गई। वहां एक लड़की उसकी ओर पीठ किए चुपचाप लेटी हुई थी। ये कौन है? आधी रात को मेरे कमरे में? नहीं, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? तभी उस लड़की ने उसकी तरफ करवट ली तो वो कामिनी ही थी। कामिनी का रूप देखते ही उस आदमी की नीयत बदल गई। उसकी आंखों में वासना साफ झलकने लगी। ये सब सच है प्रिय। आओ मेरे पास आ जाओ। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये तो तुमको दिख ही रहा होगा। एक खूबसूरत जवान लड़की। आओ मेरे पास, आओ ना। ये सुनकर उस आदमी से खुद पर काबू नहीं हुआ। वो झट से कामिनी के पास पहुंचा। अगले ही पल दोनों बिस्तर पर लेट गए और तभी उस आदमी की चीख घर के बाहर तक गूंज गई। अगले ही पल उसकी लाश पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही रिया और काव्या विशालगढ़ के लिए निकल पड़ी।
शाम ढलते ही काव्या ने विशालगढ़ के मुख्य द्वार में कदम रखा। उसी क्षण चंदनपुर की गुफा में ध्यान मग्न बैठी कामिनी के होठों पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। आ गई तू, राजकुमारी देवसेना। मुझे पता था कि मेरी योजना तुझे विशालगढ़ खींच ही लाएगी। अब तू मेरे प्रतिशोध से बच नहीं पाएगी। कामिनी फिर से वापस कैसे लौटी ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब वो आगे क्या करने वाली है, यह इस कहानी का आखिरी भयानक मोड़ है या एक नए अध्याय की शुरुआत। ये जानने के लिए बने रहिए ताबूत कहानी के अगले भाग में।